हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के लिए और डिफरेंट कोर्सेज जो भी आपके होते हैं उनके लिए। ये बिल्कुल फ्री है, कोई सारी फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाएंगी और इसमें ए टू जेड आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटेगी, चाहे वो आपकी करंट में चल रही हो या फिर आपकी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। साथ ही साथ हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने वाले हैं या मोस्टली आस्क्ड हैं, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको ग्रह प्लैनेट के बारे में। इनर प्लैनेट क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट क्या होते हैं, आपको इंटीरियर, टेरेस्ट्रियल, जैवरियन, और उसके बाद ये आरोही क्रम में दूरी, परिक्रमण अवधि, परिक्रमण काल, क्योंकि इस क्वेश्चंस के बेस पर लगभग हर साल यूपीपीएससी हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, ज़रूर पूछती है कि इसको सही क्रम में लगाइए। एसएससी भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछती है कि इसके आने वाले क्रम में इसे व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और आज हमारा टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह मीन्स सैटेलाइट्स। हम सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे। इसमें खास हम चंद्रमा के बारे में देखेंगे। चंद्रमा पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे सुपर मून, ब्लू मून, सुपर ब्लू मून होते हैं, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और कौन कौन से अभी तक चंद्रमा पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ी जा चुकी हैं, कौन कौन से मिशंस चंद्रमा पर चल रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे हम मेटेराइट्स क्या होते हैं, कमेट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, क्योंकि आजकल डेली न्यूज़ में आ रहा है कि एक कमेट पृथ्वी के पास आने वाला है, एक पृथ्वी के पास गुजर चुका है, एस्टेरॉइड्स टकरा जाएगा या नहीं टकराएगा, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और ऐसे ही एक एस्टेरॉइड्स अभी धरती के पास से गुजरने वाला है। तो ये सारी घटनाएं जो भी आजकल के डेज़ में चल रही हैं, एस्टेरॉइड्स के या मेटेराइट्स के, जितने भी हैं, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उन सभी के बारे में हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट, यानी जो भी ग्रहों की परिक्रमा करता है वो सैटेलाइट कहलाता है। चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स हो सकती हैं। जैसे पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट पूछा जाए तो पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? चांद है। ये बात आपको पता है। अगर सैटेलाइट की सही से व्यवस्थित व्याख्या की जाए तो ये क्या होता है, ये ग्रहों के साथ साथ अपनी भी परिक्रमा करते हैं और इनकी खुद की चमक नहीं होती है। ये भी सूरज से प्रकाश लेते हैं, उसके बाद ये चमकते हैं, और ये भी पैराबोलिक पथ पर ही राउंड करते हैं, चाहे वो एक सन का हो या फिर हमारे किसी प्लैनेट का। सन का या प्लैनेट का यहाँ पे मीन्स है, क्योंकि जो एक सैटेलाइट होता है यह एक ग्रह के यानी प्लैनेट के साथ साथ एक सोलर सिस्टम में जो सन होता है उसका भी राउंड करता है। हमने पीछे ग्रह में देखे थे, प्लैनेट्स में देखे थे कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो पहले हुआ करता था बृहस्पति, लेकिन शनि के जब 2019 में 12 से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट मिले थे, तब शनि यानी सैटर्न जो हो गया सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला प्लैनेट बन चुका है। यहाँ मैंने पृथ्वी का उपग्रह गलत लिख दिया है, इसे काट दीजिएगा। ये होना चाहिए आपका चंद्रमा, ठीक है। ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह वाला, आपको सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति था, लेकिन अभी क्या हो गया है? शनि हो चुका है। अब चंद्रमा के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मोस्टली आस्क यानी कि पूछे जाते हैं। जैसे पृथ्वी की परिक्रमा किस रिंग पे करता है? वलयाकार रिंग होती है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? 4,06,000 किलोमीटर। और न्यूनतम दूरी कितनी है? 3,64,000 किलोमीटर। इसके परिक्रमण काल की बात की जाए तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 41.47 सेकेंड लगता है। इसीलिए एक मंथ में ये अपना जो पूर्णिमा और अमावस्या होता है कभी कभी नहीं पूरा कर पाता है, तो इसीलिए दूसरे मंथ में कंप्लीट करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी गैसेस नहीं पाई जाती हैं। व्यास इसकी बात की जाए तो व्यास यानी कि रेडियस का 2 गुना इसका व्यास है 3476 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान, तो इसका रेशियो याद रखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान का रेशियो, पृथ्वी का द्रव्यमान का रेशियो। अगर चंद्रमा 1 है तो पृथ्वी 81 होगा। चंद्रमा 1 किलोग्राम का है तो पृथ्वी 81 किलोग्राम का होगा। यानी अगर पृथ्वी की यहाँ मल्टीप्लाई की जाए इससे तो पृथ्वी की यहाँ से मल्टीप्लाई की जाएगी। चंद्रमा पे बहुत सारे पर्वत खोजे गए हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पर्वत आपका है लिबनिडीज पर्वत।
यह है लिबनिटीज पर्वत। ये 35,000 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 35,000 ऊंचा है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अभी तक वहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाया है, ये केवल सैटेलाइट से ही पिक्चर्स ली जा चुकी हैं, जिनकी ऊंचाई का अनुमान लगाया जा रहा है ये 35,000 किलोमीटर ऊंचा होगा। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स के मून की, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिन्हें हम स्पेशल टाइप्स मून्स कहते हैं, जैसे सुपर मून हो गया, ब्लू मून हो गया, ब्लड मून हो गया, सुपर ब्लू ब्लड मून हो गया। तो ये सारे इसकी स्पेशल कंडीशंस होती हैं जब इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। पहला है हमारा सुपर मून। ठीक है, सुपर मून की बात की जाए तो सुपर मून जब पृथ्वी चंद्रमा के बिल्कुल पास पहुंच जाती है, जब औसत इसकी दूरी कितनी होती है 3,84,000, लेकिन जब ये बिल्कुल पास पहुंच जाती है तब ये कहलाता है हमारा सुपर मून। और इस सुपर मून के समय में ये चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देता है। लगभग पृथ्वी पे हमें सबसे बड़ा चंद्रमा सुपर मून के समय पे दिखाई देता है। और सुपर मून की जगह कहीं कहीं यहाँ पे आपको आ जाता है पैरिज फुल मून। पैरिज फुल मून सुपर मून को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चंद्रमा होता है 40% से या 30% से ज़्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देता है। ऐसी घटना 27 सितंबर 2015 कब हुआ है? 27 सितंबर 2015 को अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में देखा गया था। और अब सुपर मून बनने की कंडीशन जो है वो 2034 में होगी। अब ये फिर से सुपर मून बनेगा 2034। और सबसे पहले देखा गया था 1982 में, और अभी हाल में ही देखा गया है सितंबर 2015 में। अगर एक मंथ में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को जो चांद निकलता है उसे कहते हैं ब्लू मून। कब ये भी माना जाता है ब्लू मून इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो ज्वालामुखी होते हैं जब ये फटते हैं तो इससे जो गैसेस निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन की गैसेस निकलती है, तो इसी नाइट्रोजन की गैस का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ये ब्लू दिखाई देता है। पर यह भी माना जाता है कि कैलेंडर में जब 2 पूर्णिमाएं हो एक महीने में, तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको जो मून निकलता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। अगर साइंटिफिक बेस से देखें तो आपका यही सही है कि एक ज्वालामुखी जब फटती है तो ज्वालामुखी फटने से जो गैसेस बाहर आती हैं, तो उन गैसेस की वजह से जो मून दिखाई देता है, बीच में गैसेस आती हैं तो उन गैसेस की वजह से जो मून दिखाई देता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, और इसे ही ब्लू मून कहा जाता है। और ऐसा जो है हर 2-3 साल में होता रहता है। जुलाई 2015, याद रखिए जुलाई 2015 में ब्लू मून की स्थिति देखी गई थी। और जनवरी 2018 में 31 जनवरी को, याद रखिए बहुत मैंने भी देखा था, तो 31 जनवरी 2018 में ब्लू मून की स्थिति फिर से देखी गई थी। ये हर 2 या 3 साल में दिखाई देती है, तो आपकी उधर जुलाई 2015 और फिर उसके बाद जनवरी 2018 में ये दिखाई दिया था। और कभी पूछा जाता है आपसे ब्लू मून ईयर क्या होता है, तो याद रखिए अगर किसी विशेष साल में, यानी कि कोई ऐसा साल है जिसमें 2 से अधिक बार ब्लू मून दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी अगर किसी साल में 2 दिखाई दिए या 2 से अधिक दिखाई दिए तो उस मून को कहते हैं ब्लू मून ईयर। 2 इम्पॉर्टेंट डेट हैं आपके, 2 व 31 जनवरी 2018 और 2015। फिर आता है हमारा ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है? अगर लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर हमें दिखाई देते हैं, लगातार पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लड मून। मतलब हर महीने में, यानी अगर कॉन्टिन्यूस 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिए तो हम उसे कहेंगे ब्लड मून। और याद रखिएगा एक और यहाँ पे जो ब्लड मून होता है उसे टेट्रॉड भी कहा जाता है। टेट्रॉड भी कहा जाता है। जब पृथ्वी चंद्रमा का पूर्ण छाया डालती है, जैसे ये पृथ्वी बीच में आ गई, ये पृथ्वी क्या कर रही है, सन की रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी शैडो जो है पूरी मून को ढक लेती है, पूरा मून को ढक लेती है। तब मून क्या होता है, रेड चमकने लगता है, यानी कि इसके कोई लाइट पहुंच नहीं पाती है, तो इसके कारण जो मून होता है रेड हो जाता है, और इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। और ऐसा बहुत कम बार देखा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पूर्ण चंद्रग्रहण की श्रृंखला। 14 से 15 अप्रैल 2014 को एक मून दिखा था, फुल चंद्रग्रहण मून। दूसरा 7 अक्टूबर 2014 में उसी ईयर में दिखाई दिया। फिर 4 अप्रैल 2015। देखिए ये जब सारे मून एक ही ईयर में लगभग एक ईयर में दिखाई दिए, तब इसे कहा गया एक ब्लड मून। अब ये क्या है, सुपर ब्लू ब्लड मून।
सिंपल सा मीन्स है, अभी हमने सुपर मून पढ़ा, फिर ब्लड मून पढ़ा, वही है ब्लू मून भी पढ़ लिया। इसमें क्या है, अगर ये तीनों घटनाएं सुपर मून, सुपर ब्लू मून और ब्लड मून, तीनों घटनाएं एक साथ दिखाई देती हैं तो इसे कहते हैं सुपर ब्लू ब्लड मून। और 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर ब्लू ब्लड मून और इसकी एक घटना देखी गई थी, इसीलिए इसे सुपर ब्लू ब्लू ब्लड मून कहा जाता है। अब हम इसमें देखने वाले हैं जो भी चांद के लिए स्पेशल सैटेलाइट्स भेजी गई हैं या मिशंस जो भेजे गए हैं उनके बारे में हम थोड़ी स्टडी कर लें। जैसे चंद्रयान हो गया, चंद्रयान 2 हो गया और U2 लोनर रोवर हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट मिशंस हैं इनके बारे में थोड़ी स्टडी कर लें, क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में देखने को आए हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे SSC को। कॉन्टिन्यूस आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं और बनेंगे भी। जैसे पहले चंद्रयान 1 की बात की जाए तो भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, चंद्रयान 1 कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, याद रखिएगा 22 अक्टूबर को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कब पूछा जाएगा, 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर है, वहाँ से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। और इसका जो यान था वो याद रखिएगा PSLV C11X। कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, चाहे वो चंद्रयान 2 की बात की गई हो, उसमें भी GSLV Mark 3 के बारे में पूछा गया है कि किस यान से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसमें भी पूछा जाता है कि किस यान से चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C11X, इस यान से इसको प्रक्षेपित किया गया था। जब चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया गया था तो अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन के बाद, ये 5 देशों के बाद भारत जो है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला छठा देश बन गया था। और चंद्रयान 1 ने ही क्या है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर लगभग 1.2 किलोमीटर लंबी गुफा या लावा ट्यूब की भी जानकारी दी थी, जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसरो के पास आई थी। जिसका जो आपकी लावा ट्यूब है या एक गुफा है, इसको माना जा सकता है कि यह वैज्ञानिकों की बचाव कर सकेगी, क्योंकि रेज गिरती हैं सूरज की, तो उस गुफा में छुपकर वहाँ पे वैज्ञानिक अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं। अब आते हैं हम चंद्रयान 2 पर। चंद्रयान 2 की बात किया जाए तो 22 जुलाई 2019, ये डेट याद रखिए, सारी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इस सतीश धवन, वही सेंटर वही है जो चंद्रयान फर्स्ट में यूज़ किया गया, वही सेंटर है, बस इसमें जो रॉकेट था वो चेंज कर दिया गया। तो अंतरिक्ष यानी इसरो ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण GSLV Mark 3, याद रखिए GSLV Mark 3 M1 रॉकेट था, GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से किया था। इसका जो वजन था 3840 किलोग्राम का था, क्योंकि छोटे एग्जाम्स में ये वजन भी पूछे जाते हैं, छोटी छोटी पूछी ही जाती हैं। 3840 किलोग्राम का वजन था। इसमें 3 टाइप्स थे, 3 पार्ट्स थे, जिसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, लैंडर का नाम विक्रम था, और एक रॉवर था, रॉवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, याद रखिएगा, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रॉवर का नाम प्रज्ञान था। लेकिन क्या हुआ, जब ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, लेकिन लगभग 2.1 किलोमीटर, लगभग माना जाता है 1.3 मील से पहले इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया और इसकी हार्ड लैंडिंग हो गई। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसने 23 दिन तक परिक्रमा की थी। परिक्रमा करने के बाद 7 सितंबर 2019 को ये लैंड करने की कोशिश की, और 2.1 किलोमीटर या 1.3 मील, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें 2.1 किलोमीटर होगा और मील में होगा तो 1.3 मील होगा। लैंडर से संपर्क टूट गया। तो इससे आने वाले और भी यान, चंद्रयान बनाए जा रहे हैं जो हाल ही में लॉन्च किए जाएंगे 2022 में। तो ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट है चीन का U2 लूनर रोवर। चीन का U2 लूनर रोवर क्या है, चंद्रमा के जो अज्ञात भाग हैं, जैसे दक्षिणी भाग हो गया उसका, जहाँ पे बिल्कुल शैडो रहती है, ब्लैक परछाई रहती है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए चंद्रमा का ये मिशन था। तो उस क्षेत्र के रहस्य को प्रकाश में लाने को, उसको जानकारी लेने को जनवरी 2019 में चीन ने चोंग ई यान का नाम याद रखिएगा, चोंग ई जो प्रक्षेपण यान था, इसको प्रक्षेपित कर दिया। क्या है, U2 को इसको प्रक्षेपित किया। और मई 2018 क्यू उपग्रह को भी ये प्रक्षेपित कर चुका था, लेकिन उससे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, इसीलिए इसने चंद्रमा पर U2 नामक रोवर को उतारने की कोशिश की और ये सफल भी हुआ।
अब हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, इन्हें बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं जो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स होती हैं। ये जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स क्या होती हैं, कि इन्हें जियो सिंक्रोनाइज क्यों कहा जाता है, और इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम इसमें देखेंगे। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स का मीन्स होता है भूस्थैतिक, ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह, इन्हें कहता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। इसमें होता क्या है, जैसे पृथ्वी अगर हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो इसमें ऐसे सैटेलाइट्स को उन पॉइंट्स पर भेजा जाता है, और जो हमारी अर्थ के सापेक्ष ही, मतलब जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे सैटेलाइट भी हमारी घूमती रहेगी। जैसे अगर भारत की कोई सैटेलाइट है तो वो ठीक भारत के ऊपर होगी, और जैसे जैसे भारत की स्थिति चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी, वैसे वैसे ये आपकी सैटेलाइट भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, सैटेलाइट की डायरेक्शन और डिग्री सारी चेंज होती रहेंगी, और वो केवल इंडिया पर ही ऊपर टिकी रहेगी। तो इसे कहते हैं भूस्थितिक सैटेलाइट्स। अगर भूस्थितिक सैटेलाइट्स में आपका क्वेश्चन बनता है कि भूस्थितिक सैटेलाइट्स यानी जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट्स होती हैं, ये कितनी ऊंचाई पर होती हैं, तो याद रखिए ये 36,000 किलोमीटर केवल ऊंची होती हैं। अब ये मैंने एक फिगर यहाँ पे बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। ये समझ रहे हैं ये सैटेलाइट है। मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ स्वाथ। अब स्वाथ क्या होता है, इसीलिए मैंने फिगर बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। स्वाथ क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक सैटेलाइट है, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हो सकती हैं, यहाँ पे इंडिया भी हो सकता है, इसके अंदर भी इंडिया हो सकता है, इस एरिया के अंदर। तो ये स्वाथ क्या होता है, जैसे अगर सैटेलाइट है तो सैटेलाइट एक रेंज में अपना एंगल बनाती है और उतने एरिया को कवर करती है, जैसे इतना एरिया कवर कर रही है। ठीक है, इस एरिया के अकॉर्डिंग पृथ्वी अगर ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे घूमती रहेगी, तो ये पूरा जो एरिया मैंने शेड करके रखा है ये क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, इस तरह से जितना भी एरिया एक सैटेलाइट अपने कवर करती है उस एरिया को कहा जाता है स्वाथ। आप समझ गए स्वाथ क्या होता है। अब जैसे यहाँ इतना एरिया कौन कर रहा है, एक सैटेलाइट, ऐसे ही दूसरी सैटेलाइट होगी, वो इसके पास का एरिया, ये एरिया सैटेलाइट कर रहा होगा, उसको कैप्चर कर रहा होगा। ऐसे तीसरी सैटेलाइट इतना और एरिया, ऐसे फिर चौथा इतना और एरिया। तो इस तरह से सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जो एरिया होती है कवर करती हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रीज़ की अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेती रहती हैं। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे मेटेराइट्स हो गए, कमेट हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए यानी उल्कापिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, क्षुद्रग्रह हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उकाश्म या उल्कापिंड, इन्हें कहते हैं मेटेराइट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। कुछ इन्हें पत्थर मानते हैं, कुछ गैसेस के गोले होते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ों के नाम हैं, इनका काम और वर्क भी अलग अलग है। जैसे किसी की प्रॉपर्टी अलग है, कि कोई मिट्टी का बना हुआ है, कोई खनिजों से बना हुआ है, कोई गैसों से बना हुआ है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर उल्कास्म यानी उल्कापिंड की बात की जाए, तो ये अंतरिक्ष में तेजी से घूमते हुए बहुत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय छोटे छोटे पिंड होते हैं। ये किस किस से बनते हैं, जैसे धूल हो गए, गैस हो गए, ये इनसे बने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं इसलिए इसे धूल माना जाता है। ये धूल और गैस से मिलकर बने होते हैं, और जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी इन्हें खींचती है अपनी ओर, और वायुमंडल घर्षण के कारण ये जलते हैं, और इसीलिए इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, टूटता हुआ तारा जो भी होता है वो ज़मीन पर नहीं गिरता है। ठीक है, ज़मीन पर गिरता भी है तो बहुत छोटे छोटे कणों में। जब ये इसे टूटता तारा कहते हैं, और कभी कभी ये मतलब पूरी पूरी तरह से जलकर नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इतना गुरुत्वाकर्षण होता है हवा में। कुछ कण नहीं जल पाते हैं, जो छोटे 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 चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी उल्का पिंड किसे कहते हैं, उकाश्म ही होता है। पहले क्या होता है, उल्काश्म होता है। जब ये ऊपर जल के नष्ट हो जाते हैं, धरती पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये उल्काश्म होते हैं। और जब धरती पे ये पहुंच जाते हैं, ठीक है, जब धरती पे ये पहुंच जाते हैं और छोटे छोटे पिंड धरती पे गिरते हैं, तो इन्हें कहते हैं उल्का पिंड। अब आते हैं पुच्छल तारा। अब देखिए, पुच्छल तारा कहते हैं या धूमकेतु, इन्हें कहते हैं कमेट्स। जो कमेट्स अभी आने वाले हैं पृथ्वी के पास में या इस आसपास घूमते रहते हैं, उन्हें कहते हैं कमेट। देखिए क्या होता है, ये भी आकाशीय धूल होता है, बर्फ़ होता है, और ठंडे गैस के पिंड होते हैं। ठंडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर होते हैं। ये सूरज से बहुत दूर होते हैं और अंधेरे क्षेत्र में होते हैं। सूर्य के चारों ओर लंबी और बहुत असंकेंद्रीय कक्षा में घूमते रहते हैं, दूर वाली केंद्र में। जैसे ये सूरज बीच में मान लेते हैं हम इसे,
और ये अगर सूरज का प्रकाश यहाँ तक पहुँच रहा है तो ये इस वाली लास्ट वाली कक्षा में घूमते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब ये सूरज के घूमते घूमते समीप यानी उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो ये गर्म होकर इनकी गैस में, इस गैस से होती है और गैस में फुहार निकलती है, जलने लगते हैं ये। तो जब भी ये घूमते हुए नज़र आते हैं तो इनकी जो चमकीली पूंछ होती है वो जलती हुई नज़र आती है, और ये कभी कभी 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकते हैं। और जब ये जल रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं तो इन्हें कहा जाता है पुच्छल तारा यानी कमेट। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसके शीर्ष को कहा जाता है कोमा, और 1986 में एक पुच्छल तारा देखा गया था जो है हैली पुच्छल तारा। और ये जो पुच्छल तारे होते हैं लगभग 76 ईयर्स के बाद ही दिखाई देते हैं। तो 87 के बाद, ये 76 के बाद दिखाई देगा, लगभग 150 यानी कि 2050 के करीब में। अब हमारा इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह। ठीक है, इन्हें एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स, कमेट या मीटोराइट्स अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अभी हमने बता दिया। एस्टेरॉइड्स पढ़ने वाले हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य में सूरज की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे सैकड़ों जो छोटे छोटे पिंड होते हैं। जैसे बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके जो रिंग हैं उनमें जो छोटे छोटे पत्थर यानी कि पिंड जो हैं, जो राउंड कर रहे हैं, वो सारे कहलाते हैं एस्टेरॉइड्स। इनकी संख्या बहुत हो सकती है और अनुमानित संख्या लगभग 50,000 से भी ज़्यादा है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप, मतलब जब ये ग्रह बने होंगे तो इन्हीं ग्रहों से ये छोटे छोटे पत्थर जो है टूटकर इधर उधर चले गए। हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी आपके छोटे छोटे पिंड होते हैं इन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। उत्पत्ति की बात की जाए तो ग्रहों के विस्फोट यानी कि ग्रहों के आपस में टकराने से कभी कभी ये निकलते हैं और खुद भी ग्रह टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं जिन्हें पिंड कहते हैं यानी कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हायाबूसा मिशन है, ठीक है, याद रखिएगा। हायाबूसा एक यूएसए नासा का मिशन है जिसमें इटाकोबा, एक क्षुद्र ग्रह का नाम है इटाकोबा, वहाँ से नासा ने मिट्टी का नमूना लिया। वहाँ पे अपनी एक सैटेलाइट भेजी, सैटेलाइट से वहाँ पे रोवर भेजा, वहाँ से कुछ मिट्टी कलेक्ट की और ये पाया उस मिट्टी में बहुत सारा मटेरियल्स, एलिमेंट्स अवेलेबल है। जैसे जर्मेनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ऐसे दुर्लभ तत्व वहाँ पे मौजूद हैं जो उस छोटे से एस्टेरॉइड्स में मिल सकते हैं। तो इसी तरह से 21 सितंबर 2018 को जापान की एक एजेंसी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने मानव रहित, इसमें कोई मानव नहीं है, हायाबूसा 2, ठीक है, हायाबूसा 2 मिशन लॉन्च किया और उसको भेजा एक ryugu क्षुद्र ग्रह पे। याद रखिएगा ये आपका लिखा हुआ है, ryugu क्षुद्र ग्रह, इस पर भेजा। और ये लगभग 2020 के लास्ट में अंतरिक्ष पर, पृथ्वी पर आ जाएगा और इसमें बहुत सारी मिट्टी इसने कलेक्ट की है जिसमें देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन से मटेरियल्स हैं। और जब ये मटेरियल्स पा लिए जाएंगे तब जब भी ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो इस पर दूसरे मिशन लगाए जाएंगे और दूसरे मिशन से वो वहाँ की मिट्टी यानी मिनरल्स, एलिमेंट्स वहाँ से निकाल लिए जाएंगे जो इंडिया में बहुत महंगे दामों पर बेचे जा सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका 12 अप्रैल 2015। 12 अप्रैल 2015 को नासा ने क्या किया, नासा ने एक क्षुद्र ग्रह जो 316201 है, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई पर रख दिया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के नाम पे रख दिया। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी और इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे कमेंट में पूछना है तो पूछ लीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे सीरीज ये आगे बढ़ती रहेगी, इसे शेयर कीजिए हर किसी के पास, ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं।